वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। एमसीक्यू सीरीज में लगभग हमने 250 वीडियो बना रखे हैं। आज का जो हमारा वीडियो है मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र के लगभग 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आज सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहला जो आज का हमारा प्रश्न है, समग्र पूर्ति वक्र एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो क्या दर्शाता है। तो देखिए 1930 में जब विश्व में मंदी की स्थिति आई थी तो उसके बाद में जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई थी उसको जो उनका हल किस प्रकार से किया जा सकता है, तो उसके लिए जो क्लासिकल विचारधारा थी वो एक तरह से गलत साबित हुई थी। और बाद में 1936 में प्रोफेसर किन्स की एक बुक पब्लिश हुई थी, द जनरल थ्योरी। उसमें उन्होंने बताया था कि ये जो आर्थिक समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या है और प्रोडक्शन अत्युत्पादन की समस्या है, मंदी, तो इन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है, तो उसके बारे में उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड कहते हैं, प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत। और जिसमें उन्होंने कुल मांग और कुल पूर्ति के ऊपर जोर दिया था, या समग्र मांग और समग्र पूर्ति। तो समग्र मांग की अगर हम बात करें तो समग्र मांग एग्रीगेट डिमांड का मतलब एक तरह से क्या हो गया, जो किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की जो कुल मांग होती है उसको हम कहते हैं समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड। और समग्र पूर्ति का मतलब क्या होता है, उपभोग और निवेश के लिए अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तु एवं सेवाएं उपलब्ध होती हैं। अगर कीमत स्तर के साथ में अगर हम देखें, ठीक है, तो उत्पादन की वह मात्रा जिसे कोई फर्म, जितनी भी फर्म है अर्थव्यवस्था में, वो विभिन्न कीमत स्तर पर पूर्ति करने की एक तरह से योजना बनाती हैं, उसको हम समग्र पूर्ति कह सकते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन बी। अगला देखिए, प्रतिष्ठित समग्र पूर्ति वक्र में शामिल होता है, ठीक है, जो क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो एक तरह से क्या दर्शाता है। तो क्लासिकल की अगर हम बात करें तो क्लासिकल में जो समग्र पूर्ति वक्र है वो वर्टिकल वाई एक्सिस के पैरेलल माना गया है। इस तरीके से यहां हम कह सकते हैं कि एक तरह से क्या होता है, स्थिर होता है। तो यहां पे आपका आंसर कौन सा हो जाना चाहिए, ऑप्शन सी। अगला देखिए, यदि समग्र मांग वक्र नीचे की ओर ढालू हो तो यह दर्शाता है, या यह क्या बताएगा। ठीक है, देखिए आपका जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो इस तरीके से अगर बन जाए ऐसा, तो ये जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है, समग्र पूर्ति वक्र है, नीचे की ओर ढालू है, इसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड है। तो ये एक तरह से क्या दर्शाएगा, तो देखिए यहां पर जो वाई एक्सिस है यहां पर हम क्या लेते हैं, कीमत स्तर, प्राइस लेवल को लेंगे, और जो एक्स एक्सिस है वहां पर हम क्या लेंगे, इनकम या आउटपुट कह सकते हैं। तो जब ये नीचे की ओर ढालू है इसका मतलब क्या हो गया, प्राइस लेवल, कीमत स्तर और उत्पादन जो है आउटपुट, उनके बीच में विपरीत संबंध होगा। ठीक है, विपरीत संबंध का मतलब क्या हो गया, जब कीमत कम होगी या कीमत स्तर कम होगा तो उत्पादन क्या होगा, अर्थव्यवस्था में अधिक होगा। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, निम्न कीमत स्तर पर अधिक उत्पादन। अगला देखिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है किसका माप एक तरह से, ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक तरह से क्या दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में अगर वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होता है तो इससे उपभोक्ता की जो क्रय शक्ति है, उसकी जो जीवन निर्वाह लागत है, लिविंग कॉस्ट है, उसमें एक तरह से कितना परिवर्तन होता है। तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होना चाहिए कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, वो लिविंग कॉस्ट का माप है, जो जीवन निर्वाह लागत होती है उसको मापता है। अगला है, आईएस वक्र जो है वो क्या दर्शाता है। ठीक है, देखिए जो केन्जियन ISLM मॉडल है उसमें अर्थव्यवस्था में जो वस्तु बाजार हैं उसके संतुलन को आईएस वक्र के द्वारा, और जो मुद्रा बाजार है उसमें संतुलन को LM वक्रों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जो संतुलन है वो कहां पे होगा, जहां पे IS वक्र LM वक्रों को एक तरह से काटता है। तो देखिए जो IS वक्र होता है
ये हमारा ये क्या दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में आय और ब्याज की दर के ऐसे विभिन्न संयोग जहां पे बचत और निवेश बराबर होते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है वो सेविंग के बराबर होता है, तो इनकम और इंटरेस्ट रेट दोनों के कॉम्बिनेशन को बताता है। तो यहां पे आपका आंसर कौन सा करेक्ट होना चाहिए? ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है, जो आईएस वक्र है वो आय और ब्याज की दर दोनों के साथ में संबंधित होता है। फिर देखिए अगला है आईएस वक्र होता है। ठीक है, आईएस वक्र का जो ढाल है वो किस तरीके से होता है? तो देखिए इस तरीके से हम बनाते हैं आईएस वक्र। ठीक है, इधर ब्याज की दर है और इधर हमारा आउटपुट या इनकम का लेवल होता है। तो आईएस वक्र क्या दर्शाता है? ब्याज की दर और आय के ऐसे विभिन्न स्तर जहां पे या विभिन्न संयोग जहां पे बचत और निवेश बराबर होता है। और ये जो वक्र बनेगा आपका वो कैसा बनेगा? नीचे की ओर ढलान वाला। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें फर्स्ट। अगला देखिए एलएम वक्र जो है वो किस प्रकार का बनेगा? ठीक है, तो एलएम वक्र एक तरह से क्या दर्शाता है? ये भी ब्याज की दर और अर्थव्यवस्था में जो इनकम है, आउटपुट है, उनके ऐसे विभिन्न संयोग जहां पे मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर होती है। ठीक है, और इसका जो आकार है वो किस तरह का बनेगा? ऊपर की ओर बढ़ता हुआ। ठीक है, इसका जो स्लोप होता है वो कैसा होगा? अपवर्ड स्लोपिंग हम कह सकते हैं। ऑप्शन हमारा बी। नेक्स्ट देखिए कर एवं ऋण। ठीक है, जो टैक्सेस हैं और डेब्ट्स हैं वो किसके टूल्स हैं? तो देखिए सरकार दो प्रकार की नीतियां अपनाती है। एक तो होती है मौद्रिक नीति, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें अर्थव्यवस्था में जो मनी की सप्लाई है उसको कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट हो गया, एसएलआर है, सीआरआर, इनका प्रयोग किया जाता है। और जब हम फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं तो राजकोषीय नीति में सरकार के जो टूल्स होते हैं, उपकरण होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि सरकार की जो आय होती है, ठीक है, वो किसके माध्यम से होगी? टैक्स के माध्यम से होगी। ठीक है, सरकार क्या करती है? उस पे पैसा जो आएगा उसको वो खर्च करती हैं। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, गवर्नमेंट टैक्सेस हो गया, रेवेन्यू हम कह सकते हैं। ठीक है, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय। फिर सरकार का जब खर्चा ज़्यादा हो जाता है तो सरकार उस खर्चे को पूरा करने के लिए क्या करती हैं? ऋण लेती हैं। तो ये हो गया हमारा। और फिर सरकार एक डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है, नए नोट छापने का कार्य कर सकती हैं, जिसको हम हिन्नार्ड प्रबंधन कहते हैं। तो ये सारे एक तरह से किस में आएंगे? फिस्कल पॉलिसी में। तो कर हो गया आपका और ऋण हो गया, ये दोनों किस में आएंगे? फिस्कल पॉलिसी के टूल से, राजकोषीय नीति के साथ में संबंधित हैं। अगला है निम्न में से कौन समष्टि आर्थिक सिद्धांत का भाग नहीं है? तो अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन होता है, बेरोजगारी की जो समस्या, इन्फ्लेशन, जो मुद्रास्फीति होती हैं, ये सारे एक तरह से समष्टि अर्थशास्त्र में आते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, श्रम बाजार में मजदूरी की जब हम बात करते हैं, जहाँ पे श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति बराबर होती है, वहाँ पे एक तरह से क्या होता है? मजदूरी दर का निर्धारण होता है, जो किस में आता है? आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में आता है। ठीक है, तो आपका जो 9th क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से कौन सा समष्टि आर्थिक सिद्धांत का भाग नहीं है? लेबर की जो वेजेस होती हैं, श्रम की मजदूरी। अगला है समष्टि आर्थिक उत्पादन सामान्यतः मापा जाता है। ठीक है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन होता है तो उसको हम सकल घरेलू उत्पाद या फिर राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, इन दोनों के द्वारा माप सकते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन सी। अगला देखिए गिरती हुई अर्थव्यवस्था। ठीक है, डिक्लाइनिंग इकोनॉमी जो है वो किसके साथ में संबंधित है? तो देखिए डिक्लाइनिंग मतलब गिरती हुई अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हो गया कि जब अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक क्रियाएं हैं, उत्पादन हो गया, आय हो गया, रोजगार का स्तर हो गया, निवेश हो गया, जो भी आर्थिक चर हैं उनमें कमी की अगर प्रवृत्ति पाई जाती है तो ये एक तरह से किसको दर्शाता है? मंदी की स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, यह हम कह सकते हैं मुद्रा अविस्फीति की स्थिति को दर्शाता है। ऑप्शन हमारा ए। अगला देखिए सामान्यतः इस नीति का प्रयोग समष्टि आर्थिक नीति में होता है। ठीक है, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करते हैं तो इसके लिए सरकार क्या करती है? राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी का सहारा लेती हैं। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति का भी सहारा लेती हैं। तो दोनों जो हैं वो
उपकरण होंगे। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी। फिर अगला देखिए, राजकोषीय नीति की भूमिका होती है। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी एक तरह से क्या करती हैं, अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने का काम करती हैं। ठीक है, बेरोजगारी की जो समस्या है उसको भी स्थिर करने के लिए एक तरह से, या उसको कम करने के लिए भी फिस्कल पॉलिसी का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला है, मौद्रिक नीति की जो भूमिका होती है वो एक तरह से क्या करती हैं, अर्थव्यवस्था में मनी की जो सप्लाई होती है, मुद्रा की जो पूर्ति होती है, उसको रेगुलेट, नियमित करने का काम करती हैं। तो यहां पे आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन ए। अगला देखिए, भारत में मौद्रिक नीति जो है वो कौन बनाता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है किसके द्वारा बनाई जाती है, जो भारत का सेंट्रल बैंक है। ठीक है, भारत का जो सेंट्रल बैंक है वो कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत में मौद्रिक नीति बनाता है। और अंतिम क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, फिस्कल पॉलिसी जो है वो किसका यूज है। ठीक है, राजकोषीय नीति जो है इनमें किसकी आय और व्यय के साथ में संबंधित है। ठीक है, जो फिस्कल पॉलिसी है, राजकोषीय नीति है, वो सरकार की आय एवं व्यय के साथ में संबंधित हैं, या फिर निजी संस्थाओं की आय और व्यय के साथ में संबंधित हैं, या फिर सार्वजनिक और निजी फर्में जो होती है उनकी आय के साथ में संबंधित हैं, या फिर उपरोक्त सभी के साथ में संबंधित हैं। तो इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ऊपर जो हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें अगर किसी प्रकार का कोई आपको डाउट लगता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।